नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ में, जहां नक्सलियों के पुनर्वास को लेकर आज चर्चा होगी। नक्सलवाद के खात्मे के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक तरफ तो नक्सल विरोधी अभियान को धार दी है, इसके चलते कई नक्सलियों का सफाया किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने माओवादियों से ऑनलाइन पुनर्वास नीति पर उनके सुझाव मांगे। अब सरकार के इस फैसले को राजनीति और माओवादियों के जानकारों ने एक बोल्ड स्टेप बताया। दरअसल भाजपा सरकार उसी वादे पर काम कर रही है जो उसने विधानसभा और लोकसभा चुनाव 2024 के समय किया था। दोनों चुनावों में नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर की धरती से ये ऐलान किया कि नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ सरेंडर कर दे, नहीं तो गोली खाने के लिए तैयार रहें। 2 सालों में नक्सलवाद खत्म करने की बात उन्होंने कही थी। अब इसी चुनावी वादे और अब गृह मंत्री विजय शर्मा के प्रस्ताव के बाद एक तरफ जहां नक्सलियों ने सरकार की तरफ बातचीत का हाथ बढ़ाया है, तो वहीं कांग्रेस ने नक्सलवाद को लेकर सरकार पर ढुलमुल नीति अपनाने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद का कहना है कि बातचीत की स्थिति तब बनती जब दोनों तरफ से युद्ध विराम को लेकर बात हुई हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि नक्सलियों को समाप्त करेंगे, गृह मंत्री कहते हैं घर में घुस के मारेंगे। राज्य के गृह मंत्री बोलते हैं हम उनसे बात करेंगे। ये सब नक्सल मामलों को लेकर एक दिग्भ्रमित स्थिति है। सरकार को खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहिए, सरकार इस मुद्दे पर मजबूत रहे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पुरानी नीति खारिज करने के बाद अभी तक वर्तमान सरकार ने नक्सलवाद को लेकर कोई नीति घोषित ही नहीं की। सरकार पुनर्वास नीति लेकर आए, उसके पहले नक्सल नीति घोषित होनी चाहिए। बैच के इस बयान पर सवाल उठाते हुए भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस पहले ये तय कर ले कि छत्तीसगढ़ में वो नक्सलवाद खत्म करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि दीपक बैच, भूपेश बघेल और कांग्रेस के नेताओं के बयान और नक्सलियों के जारी पत्रों में जो वैचारिक समानता है वो कहीं ना कहीं संदेह को जन्म दे रहा है। श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार लगातार मुठभेड़ में सफलता प्राप्त हो रही है और भाजपा की सरकार नक्सलियों से वार्ता के लिए वातावरण तैयार कर रही है, ऐसे में लगता है कि ये बात दीपक बैज और कांग्रेस को अच्छी नहीं लग रही। एक तरफ सरकार के प्रयास और दूसरी तरफ कांग्रेस के संदेह के बीच नक्सली समस्या पर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की रणनीति कितनी कामयाब है, आज इसी पर विचार विमर्श करेंगे। लेकिन पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री जी के उस दिन के मार्गदर्शन के उपरांत हर एक दिशा से सुझाव लेने की कोशिश इसमें हम लोग कर रहे हैं और सब कुछ हो जाने के बाद उस पर पूरी प्रक्रियागत मतलब अभी भी छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति अच्छी है, नहीं, परंतु उसमें और क्या अधिक अच्छा हो सकता है इसकी कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे। देखिए, मसला ये है कि और युवा इस दिशा में ना जाएं, मसला ये है कि जो है वो सरेंडर कर जाएं, मसला ये है कि जो सरेंडर किया है उनकी चिंता हो जाए, मसला ये है कि जो इनसे प्रभावित हुए हैं उनकी चिंता हो जाए, मसला ये है कि वहाँ विकास कार्य पूरे ठीक से हो जाए, मसला ये है कि लोगों का विश्वास सरकार पर बढ़ जाए। बहुत से आयाम है भैया। राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार को अभी भी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि पहले स्पष्ट ये करे पुनर्वास नक्सल नीति पे सरकार का आखिर क्या योजना है, क्या नक्सल नीति इन्होंने क्या नक्सल नीति बनाए। नंबर 1, पहले नक्सल नीति स्पष्ट करे, फिर पुनर्वास नीति पे बात करे। क्या अभी तक नक्सलियों से बातचीत हुआ है? क्या अभी तक युद्ध विराम हुआ है? क्या अभी तक नक्सलियों से कोई चर्चा हुई है? क्या स्पष्ट करे इस पे, फिर वो पुनर्वास पे बात करे। देखिए, नक्सल नीति पे ही विरोधाभास है। कभी केंद्र सरकार अलग बोलती है, केंद्र गृह मंत्री अलग बोलते हैं, तो कभी राज्य के गृह मंत्री अलग बोलते हैं, कभी मुख्यमंत्री अलग बोलते हैं। नक्सल नीति पे आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंफ्यूज है।
तो दशकों से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या है, इसको लेकर नीतियां बनाई गई, पुनर्वास नीतियां भी लाई गई, उन पर सवाल भी उठे, अलग अलग सरकारों ने दावे भी किए कि उन्हें कितनी सफलता मिली है। लेकिन आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि नक्सलवाद से लड़ने के मसले पर कौन सी सरकार ज़्यादा बेहतर रही। पुनर्वास नीति जिसकी बात हो रही है, किसकी पुनर्वास नीति ज़मीनी तौर पर ज़्यादा बेहतर साबित हुई है। जब बात होती है नक्सलवाद पर नियंत्रण पाने की, तो कौन ज़्यादा बेहतर नज़र आता है और इसमें कितनी राजनीति भी देखने को मिल रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं परेश बागमारा जी हमारे साथ बीजेपी से, विष्णुदेव बाबा हमारे साथ कांग्रेस से और कौशल स्वर्णिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कौशल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बहुत पुरानी समस्या है और एक सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है, और इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो जाहिर तौर पर नक्सलवाद का मुद्दा सबसे ज़्यादा देखने को मिला था। 15 साल की रमन सरकार, 5 साल की भूपेश बघेल सरकार और विष्णुदेव साय की सरकार आ चुकी है। पुनर्वास नीतियां बनती रही, नक्सली घटनाएं भी घटती रही। अब एक और नई पुनर्वास नीति की बात हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, छत्तीसगढ़ में पिछले 23 साल जब से राज्य बना 24वां साल चल रहा है, आप देखेंगे लगातार नक्सलियों की जो घटनाएं हैं हर साल 4-10 बढ़ती रही है। लेकिन इसमें होता ये रहा है कि हर बार जब कोई घटना होती है उसके बाद से सिर्फ बयानबाजी का सिलसिला चलता था, और अभी तक ये स्थिति देखेंगे कि जो अभी जो नई जो सरकार बनी उसमें निश्चित तौर पर कुछ जो कार्रवाई की गई, खासकर कांकेर में जो नक्सली मारे गए, तो सबसे बड़ी जो वारदात को अंजाम दिया है हमारे जो सुरक्षा बल के जवानों में, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। लेकिन जहां तक नक्सलियों के सरेंडर की बात आती है, नक्सल पुनर्वास नीति की बात आती है, तो जब एक तरफ आप लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी ओर आप पत्राचार की बात भी करते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही गृह मंत्री विजय शर्मा ने यहाँ पे एक गूगल फॉर्म जारी किया है जिसमें कहा गया कि नक्सली क्या चाहते हैं उनकी पुनर्वास नीति में, वो हमको बताएं। मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब नक्सलियों से पूछा जा रहा है कि वो किस तरह चाहते हैं, जो अपने समर्पण के लिए क्या उनके पास होना चाहिए और क्या सरकार से वो उम्मीद रखते हैं। तो कहीं कहीं ये दोनों बातें विरोधाभास की स्थिति में लगती है कि एक और आप लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और दूसरी ओर बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप बातचीत का रास्ता खोलना रखना चाहते हैं तो पहले आप उस पर फोकस करें, उस दिशा में आगे बढ़ें। निश्चित तौर पर गूगल फॉर्म जारी करने के बाद आज एक नक्सलियों की ओर से पत्र भी आया गृह मंत्री के पास कि वो वार्ता के लिए तैयार है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है, क्योंकि नक्सलियों का जो खात्मा है वो आप गोली से नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो एरिया है काफी दुर्गम इलाका है, काफी जंगल क्षेत्र है और ऐसे बीहड़ इलाके जहाँ पर हर कोई पहुंच नहीं सकता, फोर्स भी लगातार कई बार भटक जाती है, वहां पर सिग्नल काम नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन जगहों पे यदि आप शांति स्थापित करना चाहते हैं तो बातचीत सबसे बेहतर रास्ता है, और भी इस दिशा में भी छत्तीसगढ़ सरकार बढ़ रही है तो मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छी बात है और उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन बातचीत का स्तर क्या होगा कि कौन से नक्सली बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा यह जाता है कि जो टॉप के जो लीडर है नक्सली वो आंध्रा और तेलंगाना से हैं। छत्तीसगढ़ के जो युवा है वो सिर्फ जो निचले स्तर पे जो काम करते हैं, जो सिर्फ उनके आदेशों को मानते हैं, उन्हीं को ही जो छत्तीसगढ़ के जो लोग जिनको नक्सली कहा जाता है वो गांव के युवा हैं। तो कहीं न कहीं इस पे जो स्तर, किस स्तर पे बात होगी, क्या तेलंगाना और आंध्र सरकार भी इसमें समर्थन करेगी छत्तीसगढ़ के साथ? क्योंकि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो इलाका है चारों तरफ से घिरा हुआ दूसरे स्टेटों से, जहां पर जब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर दबाव पड़ता है तो वो अलग दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं। तो जब तक आसपास के जो राज्य हैं, चाहे तेलंगाना हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, इनसे जब तक राज्य सरकार का कोलैबोरेशन नहीं होगा, उन पे बातचीत नहीं होगी, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि नक्सली मुद्दे पर वार्ता की जो बात है उसको आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। इसलिए आपको यदि बातचीत का रास्ता निकालना है तो जो पड़ोसी प्रदेश है उनसे भी आपको मदद लेनी पड़ेगी। निश्चित रूप से पड़ोसी राज्यों का कोऑर्डिनेशन जरूरी है और केंद्र का समर्थन भी। परेश जी, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहे नक्सलवाद को लेकर, चाहे राजनीतिक मंच से हो, जहां आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि 2 से 3 साल के अंदर हम नक्सलवाद को पूरी तरह से मिटा देंगे, वही अब हम जो घटनाएं देख रहे हैं, जो नक्सल एनकाउंटर्स हो रहे हैं, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिल रहा है। वही दूसरी तरफ अब पुनर्वास नीति की बात हो रही है, उन्हीं नक्सलवादियों से पूछा जा रहा है कि आप बताइए आपकी क्या शर्तें हैं, उस पर हम विचार मंथन करेंगे। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, एक विरोधाभास है। क्या ये वो विरोधाभास है या एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है? देखिए, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। एक तरफ बोली भी चलेगी, एक तरफ गोली भी चलेगी। पुनर्वास नीति के बारे में नक्सलियों से पूछना इस कारण जरूरी है क्योंकि उनको ही अगर पुनर्वास की स्थिति के समय में उनको क्या क्या सुविधाएं चाहिए
ये वही बता सकते हैं, और उसमें फिर सरकार विचार करेगी कि नियमतः क्या क्या किया जा सकता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई गृह मंत्री या कोई सरकार ये पूछ रही है नक्सलियों से कि आप पुनर्वास नीति क्या चाहते हैं। अभी आप देखिए कि कल ही जो कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ अबुझमाड़ के जंगलों में, जो फोर्स है लगभग 24 घंटे वहां पर कार्रवाई की, उसमें 3 जिलों के अंतर्गत लगभग 800 जवान अंदर घुसे, और उसमें मुठभेड़ में करीबन 7 नक्सली ढेर हुए और 10 नक्सलियों को गोली लगी। बहुत सारा हथियार भी वहां प्राप्त हुआ है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी जो सरकार है, वो इस बात के लिए कटिबद्ध है कि इन चीजों को करना है। जबकि अगर आप देखोगे इसके पहले भी, जब 8 अप्रैल से पहले 50 नक्सलियों को मार गिराया गया था, तो जी ने कहा था कि मुठभेड़ फर्जी है। उसके पहले भी जब 29 उसके बाद 29 वर्दीधारी नक्सलियों को मारा गया, जो 1 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक के ऊपर जिनके ऊपर इनाम की घोषणा की गई थी, उसको भी उन्होंने कहा कि यह फर्जी है, जबकि नक्सलियों ने खुद ही कहा पत्र लिख करके कि इतने नक्सली हमारे मारे गए। इस कारण से नक्सली लोग पत्र जारी करके हमेशा ये बता रहे हैं कि उनके सामने अब संकट ये शुरू हो गया है। लेकिन सरकार जो है नक्सलियों को मार के कोई खुशी नहीं मनाती है। वो चाहती है कि जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, जो संप्रभुता है, उस पर वहां पर के जो नक्सली हैं उस पर विश्वास करें, और वहां पर के जो नौजवान हैं उनके चक्कर में आकर के गलत रास्ते में ना जाए। पर वही तो नहीं हो पा रहा है इन सालों में। जिस विश्वास की आप बात कर रहे हैं वो पैदा हो नहीं पाया। अब पुनर्वास नीति की बात की जा रही है, 2-3 साल में नक्सलवाद खत्म करने की बात की जा रही है। आपके 3 कार्यकाल छत्तीसगढ़ में रह चुके हैं, उसके बाद अब आपका 4था कार्यकाल है। तो नक्सलवाद की समस्या को लेकर बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है? इतना लंबे कार्यकाल तक आपकी सरकार रही। देखिए क्या था कि ऊपर में यूपीए की सरकार थी और उसकी नीति स्पष्ट नहीं थी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है और अमित शाह जी गृह मंत्री, उसके बाद से जॉइंट ऑपरेशन चालू हुआ है। सभी राज्यों से के साथ मीटिंग करके, वहां के मुख्यमंत्रियों से, वहां के अधिकारियों से मीटिंग करके एक जॉइंट ऑपरेशन की प्लानिंग शुरू हुई है। अगर आप देखें 5 साल जो भूपेश बघेल जी की सरकार थी, अगर मैं उसके आंकड़े आपको बताता हूं कि 2020 में इन्होंने 20 नक्सलियों को मारा, 2021 में 15 नक्सलियों को मारा, 2022 में 21 नक्सलियों को मारा, 2023 में 9 नक्सलियों को मारा। जबकि यहाँ पर 4-5 महीने में ही 110 से ज्यादा जो है नक्सली मारे गए और 3 से लोगों ने यहाँ पर सरेंडर किया है। तो इस प्रकार से जो अमित शाह जी ने जो कहा था कि हम 2-3 साल के अंदर नक्सल समस्या हल कर देंगे, आंतरिक सुरक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा खतरनाक है नक्सल समस्या, वो उस दिशा में शायद सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं विष्णुदेव जी। आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अब आ रहा है जी। मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए नक्सली मुद्दा जो है वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। अलग अलग राज्यों से तालमेल हमें बनाना होगा, अगल बगल की राज्यों से हमें बात करके उसके बाद उनसे समझना होगा किस तरीके से हम लोग नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद ज्यादातर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अभी परेश जी बता रहे थे कि केंद्र में इनकी सरकार नहीं थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। छत्तीसगढ़ में अनेक घटनाएं जो घटित हुई है नक्सलियों के द्वारा, चाहे वो आप नारायणपुर की बात कर लें, कांकेर की बात कर लें, झीरम की बात कर लें, बीजापुर, ताड़मेटला, सारे बड़े घटनाओं के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टेट में भी थी और केंद्र में भी ये लोगों की सरकार थी अनेक समय पे। मैं ये बताना चाहूंगा कि अनेक आदिवासियों को छत्तीसगढ़ के भीतर फर्जी नक्सली बता करके इनके द्वारा मार दिया गया। एक मात्र घटना ऐसी नहीं है, अनेक ऐसी घटना। मैं स्वयं सरगुजा से आता हूँ। सरगुजा में भी एक महिला को नक्सली बता करके फर्जी उसका मुठभेड़ कर दिया गया था। मीना कुमारी उनका नाम था। आज दिनांक तक उसमें जांच चल रहा है, उसका रिपोर्ट आ नहीं पाया। बस्तर में कई आदिवासियों को पहले गोली मारी गई, उसके बाद उन्हें नक्सली साहित्य के साथ नक्सली ड्रेस पहना करके उन्हें बता दिया गया कि ये नक्सली हैं। तो कई सारे घटनाएं ऐसे छत्तीसगढ़ में सामने आई हैं कि छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार ने आम आदिवासियों को, भोले भाले आदिवासियों को नक्सली बता करके वाहवाही लूटने के लिए उनकी हत्या करा दी गई है। नहीं, लेकिन तो आप ये कह रहे हैं कि जो फोर्सेस हैं वो राजनीतिक दलों के प्रभाव में काम कर रही हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। और मैं साथ में एक बड़ा आरोप इनके ऊपर ये लगा रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के भीतर कांग्रेसियों की टारगेट किलिंग भी इनके द्वारा नक्सलियों के माध्यम से कराई गई है। झीरम झीरम कांड उसका बहुत बड़ा गवाह है। झीरम में हमारे शीर्ष के तमाम नेताओं को मार दिया गया, जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नक्सलियों की साठ गांठ थी। उसका जांच आज तक के लोग नहीं करा पाए। केंद्र में इनकी सरकार लंबे समय से है, झीरम का जांच आज तक नहीं करा पाते हैं लोग। और छत्तीसगढ़ में लोग आज तक अपना नक्सली नीति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद यदि पहले नक्सली नीति स्पष्ट करें, उसके बाद हम लोग पुनर्वास नीति पर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये थोड़ी वन साइडेड तस्वीर नहीं होगी, क्योंकि आपके कार्यकाल में 5 साल के समय में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। एक एक मुठभेड़ में 22 जवान मारे गए हैं। तो तब भी आप यही कहेंगे कि सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो राजनीति के लिए की जा रही हैं। जब जवान मारे जाते हैं जंगलों के अंदर इन हालातों में, उसके लिए आप क्या कहेंगे? तब भी आप यही कहेंगे कि राजनीति के लिए किया जा रहा है सब कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ और पर्टिकुलर एक घटना का जिक्र आपसे कर रहा हूं जो, क्योंकि ऐसी घटनाओं की लंबी फहरिस्त कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की भी है। नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद फिर से वापस से कांग्रेस के नेताओं की हत्या शुरू हो चुकी है। बस्तर के भीतर आप देख लीजिए, तो कई घटनाएं ऐसे हैं जिसमें टारगेट करा करके कांग्रेस के नेताओं को भाजपा के द्वारा मरवा दिया गया है। और झीरम उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और कई सारे ऐसे उदाहरण भी सामने आ चुके हैं जिसमें आदिवासियों को नक्सली बता करके मारने का काम इनकी सरकार ने किया है, अपने वाहवाही लूटने के लिए। और इनके मुख्यमंत्री में, इनके प्रदेश के गृह मंत्री में और इनके नेशनल राष्ट्रीय गृह मंत्री में तालमेल की बड़ी कमी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, विजय शर्मा जी आकर के कुछ कहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में भी इन लोगों का जो प्रतिस्पर्धा चालू हो गया है वो नीतियां बनाने नहीं देगा इन लोगों को। ये लोगों में आपस में जो संघर्ष चल रहा है, निश्चित रूप से उसका खामियाजा आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को और बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। नहीं, पर आप कह रहे थे कि सरकार को कमज़ोर नहीं दिखना चाहिए, इस तरह से सामने से सुझाव मांगकर और एग्रेसिव दिखना चाहिए। लोन वराटू जो पुनर्वास नीति कांग्रेस लेकर आई थी और उसकी सफलता भी आपकी पार्टी के नेता गिनाते हैं, उससे कितना अलग पाते हैं आप? मैं जो बातचीत का जो रास्ता छत्तीसगढ़ की सरकार ने खोला है नक्सलियों का के लिए, उसका मैं स्वागत करता हूं। और यदि बातचीत के माध्यम से नक्सली अपना वो पुराना काम छोड़ करके मुख्य धारा से जुड़ते हैं तो नक्सलियों का कांग्रेस पार्टी भी स्वागत करेगी, मैं भी उनका स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ खुशहाल और मजबूत और सशक्त तभी होगा जब इस तरीके की घटनाएं छत्तीसगढ़ में होना बंद होंगी। तब बाहर के उद्योग आकर के छत्तीसगढ़ में स्थापित होंगे, बाहर से काम करने वाले लोग छत्तीसगढ़ में आएंगे, बाहर से अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां छत्तीसगढ़ में आएंगी और छत्तीसगढ़ मजबूत होगा। लेकिन उसके लिए पहले नक्सल मूवमेंट को छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से खत्म करना होगा। यदि सरकार कोई जिस तरह के बयान आपकी पार्टी के नेताओं के आते हैं, क्या ये नहीं लगता कि आप मनोबल गिरा रहे हैं, या सरकार के प्रयासों का कह लीजिए या जवानों का कह लीजिए कि आपने जल्दबाजी में कह दिया फर्जी एनकाउंटर, बाद में आप स्वागत कर रहे हैं, जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, फर्जी एनकाउंटर भी हुए हैं। मैं लगातार कह रहा हूं, मैं सरगुजा की घटना का जिक्र कर रहा हूं, मैं बस्तर की घटना का जिक्र कर रहा हूं। किस प्रकार एक महिला को पहले गोली मार दी गई, उसके बाद उसमें कपड़े पहना दिए गए, उसके कपड़े में भी गोलियों के छेद के निशान नहीं थे। तो कई ऐसे घटनाएं हो चुकी हैं इसी छत्तीसगढ़ में। लेकिन उसके बाद भी यदि कोई सरकार पहल करती है और उनके पहल करने से लोग मुख्य धारा से जुड़ते हैं तो हम उस सरकार की उस पहल का हम स्वागत करेंगे और उस तरीके का पहल होना चाहिए। और नक्सलियों से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि कृपया करके आप लोग मुख्य धारा में जुड़िए और आर्थिक रूप से भी सक्षम होइए, अपने परिवार के साथ रहिए। इस तरीके से जंगल में दर बदर भटकना आपके लिए भी अच्छा नहीं और आने वाले हमारे समय में हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं। ठीक है परेश जी, बात वही है कि कह रहे हैं उनके कार्यकाल में अच्छा काम हुआ है, लेकिन आप उतने सफल नहीं रहे। भले आप आंकड़े गिना रहे हैं कि 5 महीने में 100 से ज़्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया है, लेकिन जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं आपके कार्यकाल में, कांग्रेस के नेता मारे जा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में स्थिति बेहतर थी? कांग्रेस के कौन नेता मारे गए हैं, उनका नाम बता दीजिए कि अभी कांग्रेस के हमारे इस कार्यकाल में कौन से नेता मारे गए हैं, उसके बारे में बताएं। और दूसरा, झीरम कांड का जहां तक सवाल है, झीरम कांड के बारे में भूपेश बघेल जी बोलते थे कि उनकी सच्चाई जो है उनके जेब में रखी हुई है, वो निकाल करके तुरंत दे देंगे और लोगों को पकड़वा देंगे। लेकिन 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने वो जेब से जो है चिट्ठी नहीं निकाली। इन्होंने एक SIT का गठन किया था कि झीरम कांड में किसका हाथ है, हम उसकी पूरी जांच करेंगे। आज तक वो SIT की रिपोर्ट बाहर नहीं आई। केंद्रीय जांच एजेंसियों को पत्र लिखा था, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बीच में मत बोलिए, मैं आप बोल रहे थे चुप था। तो इस तरीके से झीरम कांड को लेकर के ये कितने ज्यादा संजीदा हैं, ये इनकी बात समझ में आती है। और ये इस बात को स्पष्ट करें
क्योंकि जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, इनका दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। ये निश्चित रूप से नक्सलियों से के पक्ष में अपनी बातों को रखते हैं, और जो सुरक्षा बलों की लगातार इनके कार्यकाल में जो हत्या हुई है उसको ये जो है नहीं, पर भूपेश बघेल जी तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे कार्यकाल में इतना खराब काम हुआ तो बीजेपी सदन के अंदर एक भी स्थगन प्रस्ताव या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्यों नहीं लेके आई? बहुत बार लेके आई है, बहुत बार लेके आई है। गलत बात कहा जा रहा है। कई बार स्थगन प्रस्ताव आए हैं, और आप देखिएगा कि जिस तरीके से इन लोगों ने अभी लोकसभा में भी जो घोषणा पत्र लाया है वो कहीं ना कहीं माओवाद से जो है प्रभावित जो है इनका घोषणा पत्र है। ये इन लोगों के साथ जो है कहीं ना कहीं साथ में खड़े हुए दिखते हैं, और इस बात की पुष्टि होती है कि जब नक्सली खुद बोलते हैं कि हमारे नक्सली मारे गए हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहते हैं कि ये फर्जी मुठभेड़ है। ये सब ये बातें दिखाती हैं कि किस तरीके से इनका जो चरित्र है वो नक्सलियों को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। अगर इनकी पुनर्वास नीति सही थी तो 49 जो नक्सली हैं तेलंगाना में जाकर के समर्पण क्यों किए, यहाँ क्यों नहीं किए? इन्होंने कभी यहाँ पर जो कैंप चल रहे थे, जिसको अभी सेवा केंद्र कहते हैं, लगभग 24 केंद्र भारतीय जनता पार्टी इस सरकार ने खोला है, जहां पर की सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं वो काम जो है उस गांव तक पहुंच सके उसका प्रयास कर रही है। ये किसी भी हालत में, चाहे कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे नक्सली कितनी भी कोशिश कर ले, सरकार की सभी विकास कार्य जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, वहां आदिवासियों का विकास किया जाएगा। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए इस पे विष्णु जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। कौशल, अगर वो परेश जी आप मुझे बोलने दीजिए। परेश बागबहरा जी एक अत्यंत ही हमारे प्रदेश के एक सीनियर लीडर हैं, पर मुझे बड़ा दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है, आपके मुंह से बोलते हुए और सुनते हुए मुझे शोभा नहीं दे रहा है कि कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है वो माओवादियों से प्रेरित है। आप इसमें ये बताइए कि 1 लाख रुपए तो हमने गरीब परिवार की महिलाओं को देने की बात कही है, हमने गरीब परिवार के लोगों को नौकरी देने की बात कही है, हमने किसानों का ऋण माफ करने का बात कहा है। इस घोषणा पत्र से कांग्रेस की सरकार हिंदुस्तान के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। आप लोग बौखलाहट में आकर के इतने अनुभवी लोग, आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बयान दे रहे हैं, इस तरीके से अत्यंत शर्मनाक बयान आपके द्वारा दिया जा रहा है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बयान को वापस ले लीजिए। किस तरीके की बात करके आप अपना ही हंसाई छत्तीसगढ़ के भीतर करवा रहे हैं लोगों के बीच में। ठीक है, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान आपने दिया अपनी तरफ से। ठीक है, जल्दी से परेश जी। जी देखिए, इनका घोषणा पत्र क्रमांक 28 में लिखा हुआ है कि जो असमानता है और जिनके पास ज्यादा धन है उनसे हम वापस ले लेंगे और उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और मुख्य रूप से हम यहाँ के अल्पसंख्यकों को बांट देंगे, मतलब मुसलमानों को बांट देंगे। ये जो नीति है ये माओवाद से प्रभावित दिखती है और मुस्लिम लीग से प्रभावित दिखती है। कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, सर्वनाक बात आप कर रहे हैं। लोग आपके ऊपर हंसेंगे जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि कांग्रेसियों की हत्या पिछले 5 साल में हुई, पिछले 5 महीने में हुई है, आप एक नाम भी नहीं गिना पा रहे हैं। और जिस तरीके से अंदर घुस करके नक्सलियों को चारों तरफ से घेर करके अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ पूरा यहाँ पर हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं, दूसरे फोर्स है, ये सब मिल करके जान हथेली में लेकर के जो अंदर अबूझ मार के घने जंगलों में घुस करके नक्सलियों को खात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ही परिणाम है कि आज नक्सली भागे फिर रहे हैं। ठीक है, कौशल जी आपके पास आना चाहूंगा। यदि आप सही नक्सलियों को मारिएगा, यदि आप सही नक्सलियों को मारिएगा, सही नक्सलियों की हत्या करिएगा तो हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन आप लोग छत्तीसगढ़ के भोले भाले आदिवासियों की हत्या करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कांग्रेस से भी टकराना पड़ेगा। मुद्दों की बात हो रही कौशल जी, इससे पहले भी जो पुनर्वास की नीतियां लाई गई हैं उसमें सहूलियत जब देने की बात हुई तो नक्सलियों को सहूलियत देने की बात हो रही, जबकि उनकी लड़ाई तो शुरू ही इस बात से हुई थी कि उनके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, उनके क्षेत्र के लोगों को किसी योजना का ना लाभ मिला, ना वह सड़क मिला, ना पानी, ना शिक्षा, ना रोजगार कुछ पहुंच पाया। लेकिन हर बार जब पुनर्वास नीति बनती है तो ऐसा लगता है कि वह बात नक्सलियों की हो रही है, वो जहां से आते हैं उस क्षेत्र की नहीं, वहां के डेवलपमेंट की नहीं। अभिषेक जी, निश्चित तौर पर नक्सलवाद पनपने का सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि जो क्षेत्र जहां पर नक्सलवाद की गहरी पैठ है वहां पर न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न रोजगार है, न सड़क है, न पानी है, न बिजली है। तो जितनी भी मूलभूत सुविधाएं व्यक्ति को चाहिए, जीवन जीने के लिए लोगों को चाहिए, वो वहां तक नहीं पहुंच पाई है। सुनने में ये भी आ रहा है कि कई ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों के ना राशन कार्ड बन पाए, ना आधार कार्ड। तो वो मतलब इस देश में आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का एक ऐसा एरिया जो कटा हुआ पिछले
24-25 सालों से छत्तीसगढ़ बना, उसके पहले से उस क्षेत्र के लोगों का ना राशन कार्ड बन पाया, तो आप सोच सकते हैं कि किस स्थिति में वहां के लोग रह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र में जो विकास है पहले उस दिशा में पहल की जानी चाहिए कि जो गाँव के भोले भाले आदिवासी लोग हैं उन तक राशन पहुंचे, उन तक सड़क पहुंचे, उन तक बिजली पहुंचे, उन तक शिक्षा पहुंचे, उन तक स्वास्थ्य पहुंचे। बीच बीच में होता जरूर है कि जो मितानिनें हैं और वो बीच बीच में जाती रहती हैं, लेकिन परमानेंट कोई व्यवस्था ऐसी नहीं हो पाई। आप देखेंगे कई इलाका ऐसा जब बारिश होती है तो बाढ़ में कट जाता है, लोगों को तैर कर पार करना पड़ता है या कई महीनों तक वो कटे रहते हैं बाढ़ के कारण। तो ऐसी भी दुर्गम इलाके हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। तो मुझे लगता है कि जो भी सरकार के जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये पहले कोशिश करनी चाहिए कि उस क्षेत्र तक सड़क पहुंचे, ताकि जब तक सड़क नहीं पहुंचेगा जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर नक्सलवाद एक जटिल मुद्दा है और लगातार कोशिशें होती रही हैं कि इसका बेहतर से बेहतर समाधान खोजा जाए। मौजूदा सरकार एक नई पुनर्वास नीति पर काम कर रही है जिसको लेकर नक्सलियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ज़मीन पर जो सुरक्षा बल है वो भी जुटे हुए हैं स्थिति को संभालने के लिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये तमाम प्रयास किस नतीजे पर पहुँचते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए नाज़िर टीवी। नमस्कार।